मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के भौतिक स्वरूप की दृष्टि से हमने ये पढ़ा कि राजस्थान को 4 भौतिक इकाइयों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय माला प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसमें से हमने 2 भौतिक विभागों का अध्ययन हम पिछले लास्ट वीडियो तक कर चुके हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश का। आज हम करने जा रहे हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश पर चर्चा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को लेकर हमसे क्या क्या प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश, सबसे पहले इसमें से प्रश्न पूछा जाता है उत्पत्ति को लेकर कि किसी भी भौतिक प्रदेश या किसी भी प्राकृतिक प्रदेश कि जब बात की जाती है तो उसकी उत्पत्ति को लेकर सबसे पहले प्रश्न बनता है। तो यहाँ से पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति को लेकर क्या प्रश्न बनता है कि उत्पत्ति कब हुई। प्राचीन समय में एक नियोजोइक महाकल्प के समय गंगा व यमुना नदियों द्वारा लाकर बिछाई गई मर्दा या जलोढ़ से, यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति कब हुई और किस प्रकार हुई। तो उत्पत्ति नियोजोइक महाकल्प, जिसे हम नूतन महाकल्प के नाम से भी जानते हैं। इस नियोजोइक महाकल्प के समय गंगा और यमुना नदियों के द्वारा जो मर्दा लाकर इस क्षेत्र में बिछाई गई थी या जलोढ़ मर्दा इस क्षेत्र में लाकर बिछाई गई थी, जिस क्षेत्र में यह मर्दा फैली हुई है उसी को हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से राजस्थान में जानते हैं। हम चर्चा करते हैं कि नियोजोइक महाकल्प में 2 प्रकार के काल हुए। पहला प्लीस्टोसीन काल और दूसरा हुआ होलोस्टीन काल। ये दोनों के दोनों काल नियोजोइक या नूतन महाकल्प के काल थे। इस नियोजोइक महाकल्प में जो प्लीस्टोसीन काल था, उस प्लीस्टोसीन काल के अंदर हिमालय तंत्र की जो नदियां थी, जिसमें गंगा और यमुना नदियां 2 प्रमुख नदियां थी, इन दोनों नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मर्दा का लाकर जिस क्षेत्र में फैलाई गई या जमाव किया गया, उसी को हम राजस्थान में पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से जानते हैं। यह घटना लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व की है। आगे हम चर्चा करते हैं इसके क्षेत्रफल की। दूसरी बात यहाँ से पूछी जाती है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना, या विस्तार को लेकर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण राजस्थान के 23.3% भूभाग पर पूर्वी मैदानी प्रदेश का फैलाव है, जिसके अंदर यदि हम राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ से प्रश्न दोनों अलग अलग पूछे जा सकते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान का कुल कितना भूभाग पर फैला हुआ है, तो 23.3% भाग पर। यदि यहीं से प्रश्न पूछा जाए कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग विस्तृत निवास करता है, तो 39% जनसंख्या पूर्वी मैदानी प्रदेश में निवास करती है। दोनों को लेकर शुंग जो प्रश्न पूछा जाता है तो वो बनता है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो पाया जाता है वह पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाया जाता है। इससे पहले की वीडियो हमने पढ़ा कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वह पाया जाता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, जहाँ लगभग 61.11% भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है।
तो यहाँ हम देखते हैं कि क्षेत्रफल ज़्यादा है, जनसंख्या उसके एवज में कम है, जबकि यहाँ पर क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या उसके एवज में ज़्यादा है। कई बार यह जनसंख्या राउंड फिगर में पूछा जाता है, तो लगभग 40% के आसपास भी किताबों में या प्रश्नमालाओं में आपको देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वह पूर्वी मैदानी प्रदेश में, और जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में फैला हुआ है। अब चर्चा करते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान के कुल कितने जिले हैं। तो संख्यात्मक दृष्टि से राजस्थान के 10 जिले पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। वो 10 जिले कौन कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर और अजमेर का कुछ भाग, और दक्षिण की तरफ बात करें तो बांसवाड़ा का वह क्षेत्र जहाँ पर माही नदी विचरती है या माही नदी का पानी प्रवाहित होता है, उस क्षेत्र में राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है। उसके बाद बात आती है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषताएं क्या क्या हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषताओं की चर्चा करते हैं कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी विशेषताएं। सबसे पहली बात आती है नंबर 1 कि पूर्वी मैदानी प्रदेश जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि गंगा और यमुना नदियों के द्वारा लाकर जो मृदा बिछाई गई है उसे जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। दूसरी यदि हम बात करें तो यह एक उपजाऊ प्रदेश है। तीसरी इस क्षेत्र की है यह भौतिक प्रदेश सर्वाधिक कृषि संभावना वाला प्रदेश है। चौथी विशेषता है यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। नंबर 5 यहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। नंबर 6 इस भौतिक प्रदेश की ढाल पूर्व की ओर है, इसलिए इस प्रदेश की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की ये मुख्य विशेषताएं थी। सबसे पहली विशेषता कि यह जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। जलोढ़ मृदा का क्षेत्र होने के कारण यह एक उपजाऊ प्रदेश है, और हम ये भी जानते हैं कि जहाँ पर उपजाऊ प्रदेश ज़्यादा होगा वहाँ पर सर्वाधिक कृषि की संभावनाएं होती है, और जिस क्षेत्र में सर्वाधिक कृषि की संभावना होगी या कृषि सबसे ज़्यादा की जा सकती हो उस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक निवास करेगी, और जिस क्षेत्र में जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करेगी उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक होगा। तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषताएं थी। फिर हमने ये पढ़ा छठी विशेषता में कि यह भौतिक प्रदेश या इस भौतिक प्रदेश की ढाल पूर्व की ओर है, इसलिए अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में जितनी भी नदियां बहती हैं उसका ढाल पूर्व की ओर होने के कारण
इस प्रदेश में निकलने वाली अधिकांश नदियां या बहने वाली अधिकांश नदियां अपना पानी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करेगी। परंतु अपवाद स्वरूप इस प्रदेश के दक्षिणी भाग की ढाल पश्चिम में होने के कारण एकमात्र पश्चिमी भाग में होने के कारण माही नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, परंतु दक्षिण का ढाल पश्चिम में होने के कारण माही नदी व उसकी सहायक नदियों का पानी खंबात की खाड़ी में गिरता है। तो यह थी पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषताएं। अब नेक्स्ट प्रश्न हमसे यहाँ से क्या पूछे जा सकते हैं। हमने ये पढ़ा कि इस प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा है, तो जलोढ़ मृदा को लेकर हमारे क्या क्या प्रश्न बनते हैं, वो किस प्रकार हमसे पूछे जा सकते हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जलोढ़ मृदा के क्या क्या नाम हो सकते हैं। हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा की, कि जलोढ़ मृदा को लेकर क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात ये कि जलोढ़ मृदा होती क्या है। जलोढ़ मृदा होती है नदियों द्वारा लाकर बिछाई गई मृदा को हम जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मृदा राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में गंगा और यमुना नदियों के द्वारा प्राचीन समय में लाकर जो मिट्टी बिछाई गई थी या जिस मिट्टी का विस्तार किया गया था, उस मृदा को हम जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में गंगा और यमुना नदियां राजस्थान में नहीं बहती। वर्तमान में इस जलोढ़ मृदा का जो निर्माण किया जाता है, राजस्थान की 3 प्रमुख नदियां जैसे चंबल, बनास और माही नदी, ये तीनों प्रमुख नदियां राजस्थान में जो मृदा लाकर बिछाती है, उसी से वर्तमान में यह प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मृदा का विस्तार होता है। परंतु प्राचीन समय में गंगा और यमुना नदियों के द्वारा इस क्षेत्र में यह मृदा लाकर बिछाई गई थी। तो सबसे पहली बात कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाकर बिछाई गई मृदा से होता है। दूसरी बात यह पूछी जा सकती है कि जलोढ़ मृदा के अन्य क्या नाम है, या जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से पुकारते हैं। तो पहला आता है कांप मृदा, दूसरा जलोढ़ मृदा को हम कहते हैं दोमट मृदा, और तीसरा इसका नाम है एल्फी सोल। जलोढ़ मृदा का यदि आपसे पूछा जाए कि जलोढ़ मृदा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो यह जलोढ़ मृदा का वैज्ञानिक नाम, जलोढ़ मृदा को 3 नामों से पुकारा जाता है, कांप मृदा, दोमट मृदा और एल्फी सोल के नाम से। और जलोढ़ मृदा का यदि वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो वह है एल्फी सोल मृदा। इस प्रकार हम जलोढ़ मृदा को 3 नामों से जानते हैं। हमने ये भी बात की कि वर्तमान में राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मृदा का जो निर्माण करती है वह राजस्थान की 3 प्रमुख नदी तंत्र करते हैं, जिसमें से चंबल बेसिन, बनास बेसिन और तीसरा माही बेसिन इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का निर्माण करते हैं। अगला यहाँ से ये प्रश्न और पूछे जा सकते हैं कि जलोढ़ मृदा के प्रकार कौन कौन से हैं। जलोढ़ मृदा के प्रकार, जैसे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि खादर क्या है, खादर का संबंध किससे है। तो ये बता दूं आपको कि खादर का
संबंध जलोढ़ मृदा से। अब यहाँ से प्रश्न किस प्रकार पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनकी अपने चर्चा करते हैं कि जलोढ़ मृदा के कौन कौन से प्रकार हैं और उनसे हमसे किस प्रकार के और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जलोढ़ मृदा के प्रकार कि जलोढ़ मृदा के कौन कौन से प्रकार। तो जलोढ़ मृदा को हम 4 प्रकार जानते हैं। नंबर 1 भाबर, नंबर 2 तराई, नंबर 3 बांगर और नंबर 4 खादर। आपने इनमें से अधिकांश शब्दों के बारे में पढ़ा होगा कि भाबर क्या है, तराई क्या है, खादर क्या है और बागर क्या है। बागर और खादर इन दोनों के संबंधों की चर्चा हम बहुत बार परीक्षाओं में कर चुके हैं, बहुत बार यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इनकी चर्चा करने के लिए कि यह है क्या, इसलिए एक छोटा सा हम चित्र के जरिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्र से कोई नदी निकलती है और यह नदी इस क्षेत्र में बहती हुई अपने रास्ते में विचरण करती है। इस प्रकार यह विचरण करती है। नदी के मार्ग में कहीं गहराई मिलेगी और कुछ रास्ते में आपको ऐसे स्थान भी मिलेंगे जहां पर नदी का पानी नहीं पहुंच पाता और कुछ समतल इलाके में जाकर आ गई है, नदी अपना पानी फैला देती है। तो पहाड़ की तराई में या पहाड़ के जहां से नदी पहाड़ के किनारे से नीचे मैदानी भाग में गिरती है, उस क्षेत्र में नदी के द्वारा कंकड़ पत्थर युक्त मृदा का जमाव कर दिया जाता है। आगे यह नदी किसी गहरी खाई में या गहरे इलाके में पहुंचती जहां धरातल सामान्य धरातल की अपेक्षा नीचे है, तो वहां पर निम्न भूमि क्षेत्र में दलदली मृदा का निर्माण करती है। और ऐसा स्थान जहां पर प्राचीन समय में नदियों का पानी पहुंचकर जलोढ़ मृदा का निर्माण किया गया, परंतु वर्तमान में उस क्षेत्र में नदी का पानी नहीं पहुंचता, अर्थात वह उच्च भूमि क्षेत्र जहां पर प्राचीन जलोढ़ मृदा का जमाव है, उस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं। और नदी का बाढ़ का पानी समतल इलाके में आकर फैल जाता है, अर्थात नवीन जलोढ़ मृदा प्रति वर्ष आकर फैल जाती है, उसे किस नाम से पुकारते हैं। जो कंकड़ पत्थर युक्त जो मृदा है, जो पहाड़ी के तुरंत नीचे उतरते ही समतल भाग में जहां नदी प्रवेश करती है, वहां पर कंकड़ पत्थर युक्त जो मृदा जमा हो जाती है, उसे हम भाबर के नाम से पुकारते हैं। निम्न भूमि क्षेत्र में जहां दलदली मृदा का निर्माण होता है, उस क्षेत्र को हम तराई के नाम से जानते हैं। और ऐसी उच्च भूमि क्षेत्र जहां पर प्राचीन समय में जलोढ़ मृदा का जमाव हो गया था, परंतु नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव उस क्षेत्र में नहीं होता, या यूं कहें कि बाढ़ का पानी उच्च भूमि क्षेत्र में जहां प्राचीन जलोढ़ मृदा है, उस क्षेत्र में नवीन बाढ़ का पानी न पहुंचने के कारण वहां पर नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव नहीं होता, अर्थात वहां पर पुरानी जलोढ़ मृदा ही फैली हुई है, उसे हम बांगर के नाम से जानते हैं। और जिस क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण प्रतिवर्ष होता है, उसे हम खादर के नाम से
पुकारते हैं। इस प्रकार ये जलोढ़ मृदा के 4 प्रकार हैं। दोबारा एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं कि भाबर क्या है। पहाड़ी क्षेत्र से नीचे उतरते समतल भूभाग में जहां कंकड़ पत्थर युक्त जलोढ़ मृदा का जमाव हो जाता है उसे हम भाबर के नाम से जानते हैं। तराई क्या है, वह क्षेत्र जहां पर नदी के द्वारा लाकर मृदा जमा कर दी जाती है परंतु वह दलदली क्षेत्र बन जाता है उसे हम तराई के नाम से जानते हैं। और जहां पर प्राचीन जलोढ़ मृदा का जमाव हो जाता है उसे हम बागर के नाम से बोलते हैं या बांगर के नाम से बोलते हैं। और जहां पर प्रति वर्ष नदियों के बाढ़ का पानी पहुंचकर हर वर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव कर दिया जाता है उसे हम खादर के नाम से पुकारते हैं। यदि हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो भाबर और तराई राजस्थान में न के बराबर पाए जाते हैं। राजस्थान में बागर और तराई न के बराबर पाए जाते हैं। राजस्थान के संदर्भ में बागर और खादर विशेष तौर पर है। आपको ये दोनों खादर और बागर राजस्थान में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बहुत सी बार परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं कि खादर क्या है और बागर क्या है। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनकी भी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि यहाँ से खादर और बागर से किस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बागर की कि बागर को लेकर हमसे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बागर को लेकर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक बागर का निर्माण या बागर का विस्तार किस क्षेत्र में है, कि राजस्थान में सर्वाधिक बागर का विस्तार किस क्षेत्र में है। तो ध्यान रहे कि राजस्थान में लूणी बेसिन में बागर का सर्वाधिक विस्तार है। हमने यह भी पढ़ा कि लूणी जो नदी है वह राजस्थान में अजमेर के नागपाड़ से अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में बहती है। और राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहने वाली जो प्रमुख नदी है वह लूणी नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अपना पानी प्रवाहित करती है। और जिस क्षेत्र में लूणी नदी बहती है उसी क्षेत्र को लूणी बेसिन के नाम से जानते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक बागर का जो विस्तार है वह लूणी बेसिन में पाया जाता है। दूसरा और यहाँ से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि खादर का राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है। तो खादर का जो विस्तार है वह है राजस्थान के चंबल बेसिन में, यानी कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में जहाँ पर चंबल नदी अपना पानी प्रवाहित करती है और प्रति वर्ष बाढ़ के दौरान उपजाऊ मृदा का या जलोढ़ मृदा का क्षेत्र निर्मित करती है उसे हम राजस्थान में खादर के नाम से जानते हैं। और चंबल बेसिन में खादर का सर्वाधिक निर्माण होता है। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चर्चा कर लेता हूँ कि राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन कांप मृदा पाई जाती है। चंबल बेसिन में, माही बेसिन में, लूणी बेसिन में, बनास बाणगंगा बेसिन में। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन कांप मृदा पाई जाती है चंबल बेसिन में, माही बेसिन में, लूणी बेसिन में और बनास बाणगंगा बेसिन में। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस प्रश्न का उत्तर बता दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं
कि और आगे पूर्वी मैदानी प्रदेश को लेकर हमसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति कैसी हुई, इसका विस्तार किस क्षेत्र में है, क्षेत्रफल कितना है और कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, इस प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, जलोढ़ मृदा को कितने नामों से पुकारा जाता है, जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है वह पूछा जाता है वर्गीकरण को लेकर कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण की बात करें तो इस प्रदेश को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला आता है चंबल बेसिन, नंबर 2 बनास बाणगंगा बेसिन और तीसरा आता है माही बेसिन। तो सबसे पहली बात ये बनती है कि बेसिन क्या होता है। बेसिन होता है नदी के किनारे की भूमि, नदी के किनारे की भूमि को बेसिन कहा जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो वर्गीकरण है हम उसे 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। चंबल बेसिन, जहां पर चंबल नदी या चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र चंबल बेसिन के नाम से जानते हैं। बनास बाणगंगा नदियों का पानी जिस क्षेत्र में या आसपास के किनारों पर जहां तक फैलता है उसे बनास बाणगंगा बेसिन के नाम से जानते हैं। और माही नदी का पानी जिस क्षेत्र में या आसपास के इलाकों में फैलता है या माही नदी के किनारों का भूभाग माही बेसिन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रदेश की विशेषताओं को लेकर कि इन प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं क्या है। चंबल बेसिन की बात करें तो चंबल बेसिन की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पाए जाने वाले बीहड़, पिडमोंट का मैदान, रोही का मैदान। चंबल बेसिन की प्रमुख विशेषता बीहड़, बनास बाणगंगा बेसिन का पिडमोंट का मैदान और माही बेसिन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह है छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान और बागड़ प्रदेश। ये इन प्रदेशों की प्रमुख विशेषताएं हैं। चंबल बेसिन की प्रमुख विशेषता बीहड़, इस क्षेत्र में बीहड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं। बनास बाणगंगा बेसिन का प्रमुख विशेषताएं यहाँ के पिडमोंट व रोही का मैदान। यदि हम माही बेसिन की बात करें तो छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान और बागड़ प्रदेश इस प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं। हमने पूर्व में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में पढ़ा था तो वहाँ भी हमने छप्पन की पहाड़ियाँ पढ़ा था। छप्पन की पहाड़ियाँ पृथक है जबकि छप्पन का मैदान पृथक है। छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर के अंदर 56 पहाड़ी समूहों या 56 पहाड़ियों के नाम से जानते हैं और माही बेसिन में पाए जाने वाले प्रदेश को छप्पन के मैदान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश से संबंधित नहीं है या यूं भी प्रश्न पूछा जा सकता है पूर्वी मैदानी प्रदेश से संबंधित है। नंबर 1 लूणी बेसिन, नंबर 2 चंबल बेसिन, नंबर 3 माही बेसिन और नंबर 4 बनास बाणगंगा बेसिन। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश से संबंधित नहीं तो हमने अभी पढ़ा वर्गीकरण को लेकर। चंबल बेसिन पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है, बनास बाणगंगा बेसिन भी पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है और माही बेसिन भी पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है, जबकि लूणी बेसिन इस प्रदेश का भाग नहीं है। लूणी बेसिन की बात करें तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है।
तो ये था हमारा वर्गीकरण को लेकर प्रश्न। अब नेक्स्ट हम पूर्वी मैदानी प्रदेश चंबल बेसिन को विस्तार से पढ़ेंगे, बाणगंगा बनास बेसिन को भी विस्तार से पढ़ेंगे और इसी प्रकार हम माही बेसिन को भी विस्तार से पढ़ेंगे। इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।